हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। सो अभी हम जानते हैं कि जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला जो अगर कोई सब्जेक्ट उनके दिमाग में रहता है और जो काफ़ी एक तरह से वेटेज है जिसका इस एग्ज़ाम में, वो है पॉलिटी। एंड पॉलिटी के लिए अगर कोई आपको बोले कि आपको बेसिक्स कहाँ से पढ़ना है, आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, सो एनसीईआरटीज़ तो बोला ही जाता है। बट एक जो मेन बुक है जो कि हर कोई जो भी यूपीएससी करने की सोच रहा है उसने कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़ने का सोचा होगा, कुछ तो स्टार्ट किया होगा। तो लक्ष्मीकांत जो है एक बेसिक बुक रहती है। और ये जो बेसिक बुक है, ये तो बोला ही जाता है कि इसके बाद आप एडिशनली जो भी पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं, बट जब तक आप लक्ष्मीकांत नहीं करेंगे आपको यूपीएससी और पॉलिटी और किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको समझ नहीं आएगा। सो बेसिकली लक्ष्मीकांत बना ही आपकी इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए गई है। सो अगर आपको पॉलिटी कोई बोलता है तो सबसे पहले आपने कवर करनी होती है लक्ष्मीकांत। सो इसी तरीके से आई हैव डिसाइडेड कि आपको इस तरीके का कोर्स प्रोवाइड किया जाए जिसमें आपकी प्रॉपर जो लक्ष्मीकांत है वो कवर अप हो जाए। फाइन, तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आर लक्ष्मीकांत ओनली, और इसको है काफी पार्ट्स में ऑलरेडी लक्ष्मीकांत डिवाइडेड है। तो हर एक पार्ट को जो है हम पढ़ेंगे, और ये जो सीरीज है जिन्होंने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है ये उनकी रिवीजन के लिए अच्छा है क्योंकि उनका प्रीलिम्स आ रहा है। ठीक है, और अगर वो किसी भी पार्ट की रिवीजन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उनको कोई चैप्टर भूल गया है, कोई फंडामेंटल राइट्स वाली कोई एरिया भूल गया है, डीपीएसपीज वाला कोई एरिया भूल गया है, तो आप जो है इससे जितनी चाहे मर्जी बार उसको आप रिपीट कर सकते हैं। रेपिटेशन और रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो लोग अभी स्टार्ट करें ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि अभी जो है उनको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, नहीं तो इस एग्जाम में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट कोचिंग भी लेते हैं तब भी आप वहां पर जाते हैं तो कोचिंग में भी अगर आप थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ जाते हो सो इट विल बी बेटर। और जो लोग घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो है ही बेस्ट। आप इन्हीं को बार बार देख लीजिए और उसी से क्या होगा, आपकी प्रॉपर पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। सो लेट अस बिगिन। सो हम शुरू करते हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सबसे पहला पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसमें हमें देखना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन तक कैसे पहुंचे। आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, एक संविधान दिया गया, एंड हाउ इट केम अबाउट, कैसे हुआ, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स थे, कहाँ से हमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का हमें ये आइडियाज जो है कहाँ से मिले, हम कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो ये कुछ थोड़ा बहुत, ये मैंने आपको बोला है कि ये लक्ष्मीकांत बेस्ड है, सो ये आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत ओनली, फाइन। पर ये इस तरीके से फॉर्मेट बनाया गया है ताकि, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो है वो बुक पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं उनको, या फिर वो समझ नहीं आती है, तो ये आपको समझ भी आएगा। एंड साथ में जो है आपका एक एक ये बना रहेगा कि यस अभी मेरा ये कवर हो गया है, इतना मैंने कवर कर लिया, एंड नाउ द सेकंड चैप्टर, द थर्ड चैप्टर, और ऐसे आपकी सारी लक्ष्मीकांत कवर हो जाएगी। सो वी विल बिगिन विद दीज टॉपिक्स। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके बाद में आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो इसमें ऐसे चैप्टर्स हैं, कई में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक गो थ्रू होना है। कई ऐसे हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेम्बल अच्छे से पढ़ना है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप जो है आप जानते हैं अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सिटीजनशिप, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स, ये आपको वैसे ही पता होने चाहिए आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है। अगर आप इंडियन सिटीजन है एंड आपको नहीं पता है कि आपके पास क्या राइट्स है तो ये एक तरह से एक नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए। तो आई वेदर यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट और नॉट, फंडामेंटल राइट्स हर एक जो है यहाँ का सिटीजन है उसको पता होना चाहिए। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स इन दोनों से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देन फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी कुछ। देन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी जा सकती है, कैसे वो होती है वो देखेंगे। एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको आप मेनली मेंस के लिए और मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए जो आप पढ़ते हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वी विल बिगिन। आप जो है इसको समझने की कोशिश करना है एंड यू हैव टू हैव दैट बेंड ऑफ माइंड कि आप अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आप कॉन्स्टिट्यूशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको एक स्टोरी की तरह भी सुने कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए और कैसे जहां हम आज हैं वहां पहुंचे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जो है ये कुछ पॉइंट्स में आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री आपकी दिख रही है। ठीक है, सो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा डिटेल हमें इसलिए करना है क्योंकि ये जो बीच में जो कुछ एक्ट्स आएंगे उन एक्ट्स को डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो इन एक्ट्स को, चार्टर एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट्स, इनको हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब चीज हम ओवरऑल, क्योंकि हिस्ट्री में भी वो आपका ये सब चीज कवर होती है, तो हम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बनना शुरू हो रहा है, कहाँ से हमें राइट्स मिलने शुरू हो रहे हैं, कहाँ से हमें वोटिंग राइट्स वाली बात आ रही है, वो सब यहाँ पर थोड़ा देखना हमें
में बनता है। फाइन, सो लेट अस बिगिन। सो 1600 एडी जो है, आप जानते हैं जो ब्रिटिशर्स थे दे केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स में वो कौन सी उसमें आए थे, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो है सोल राइट्स मिले थे उसको, सिर्फ उसको राइट्स मिले थे ईस्ट के साथ ट्रेड करने के। ठीक है, तो ईस्ट मतलब जो यूके है, सो यूके एंड देन दिस अफ्रीका। ठीक है, सो अफ्रीका का जो पूरा ईस्ट वाला रीजन था उसके लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उस टाइम पर जो उनका ब्रिटिश क्वीन थी उससे उन्होंने राइट्स लिए थे टू ट्रेड विद द ईस्ट। ठीक है, सो 1600 में वो एज अ ट्रेडर्स यहाँ पहुंचते हैं। फिर क्या हुआ, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर किंगडम्स थे, यहाँ पर अलग अलग, जैसे उस टाइम पर मुगल एम्पायर था। ठीक है, और वो ऑलमोस्ट एक तरह से अब काफी सारे सेक्शंस में बट चुका था। ठीक है, अब ये ब्रिटिशर्स आते हैं और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे यहाँ पर, जो फॉरेन लोग थे यहाँ पर, देवर पोर्टुगीज ऑल्सो। ठीक है, डच भी थे कहीं पर। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर कॉमन रूलर्स हैं और जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आ रही है, एंड दे हैव फाइट्स एंड वो सब हो रहा है। तो फाइनली अगर हम बात कर रहे हैं कि कहाँ से उनको राइट्स मिल रही हैं टू गवर्न दिस कंट्री, हम गवर्नेंस पे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं। इसके टाइम पे क्या हुआ, 1765 में क्या होता है आपको पता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, और बैटल ऑफ बक्सर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है, और जो नवाब ऑफ बंगाल है वो हारता है। और उस टाइम पर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स ले लेती है। देखिए, तो अब इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि उन्हें रेवेन्यू और जो सिविल जस्टिस है उसके ऊपर राइट्स मिल गया था, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। अब जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में कैसे बदलेगी, एक ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, जो सिर्फ ट्रेड करती थी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म कैसे ले रहा है। तो कैसे लेना शुरू किया, 1765 से, जब उसको फर्स्ट टाइम दीवानी राइट्स मिली थी। फिर क्या होता है, एक सॉलिडिफाई होता है उनका रूल। इतने टाइम तक वो भी रूल करते रहे, बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और वहां पर काफी ऐसे लोग थे जो कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर रूल करते देख रहे थे। अब ये जो कंपनी रूल था, तो ऐसा लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को दैट इट शुड बी रेगुलेटेड इन सम वे। तो उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई, और उसके लिए आए हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट्स। और उन रेगुलेटिंग एक्ट्स में काफी एक्ट्स थे, बट हम जो मेन एक्ट्स पढ़ेंगे वो है हमारे पास 1773, 84, 1833 एंड 1853। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, फिर हमारे पास ये था आपका जब कंपनी रूल था, फिर कंपनी रूल जो है एंड होता है 1858 में। अभी एंड क्यों हो रहा है, आप इसके पिछला साल देखो, पिछले साल 1857 रिवोल्ट हुआ है। ठीक है, रिवोल्ट की बाद से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है, ब्रिटिश जो क्राउन है उनको लगता है कि अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया को नहीं संभाल सकती है, तो वो सारी उसकी जो अथॉरिटी है अपने हाथ में ले लेती है और ईस्ट इंडिया को बाहर करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858। ठीक है, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट और जो क्राउन है उसने अज्यूम कर लिया है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो आपको ये याद रखना है, पहले गवर्नेंस किसके पास है। ठीक है, तो पहले वो ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आ रही है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिलते हैं, फिर टोटल ये देखिए कंपनी रूल लिखा है, तो इतना टाइम तक कंपनी रूल चलता है, एंड फिर आता है सीधा ब्रिटिश रूल, एंड देन आपका आता है, तो यहाँ पर अभी ब्रिटिश रूल नहीं है, इट इज कंपनी रूल। फाइन, फिर आपका आता है ब्रिटिश रूल, और फिर ब्रिटिश रूल जब आ गया है तो आपको पता है वो भी एक एक्सप्लोटेटिव रूल ही रहता था, तो उसमें भी कुछ चेंजेस की हमेशा बात रहती थी, यहाँ से ये एक्ट में चेंज लाओ, हमें हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सो इंडियंस दे वर टॉकिंग अबाउट गेटिंग रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पर हमारे कुछ एक्ट्स आएंगे, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। सो कैसे इन काउंसिल एक्ट में जो है इंडियंस की जो है रिप्रेजेंटेशन को इंक्लूड किया गया, हम वो देखेंगे। देन आता है फाइनली मेजर एक्ट्स। अब ये मेजर एक्ट्स हैं, और इनमें जो है हमें पता चलेगा जो हमारे आज जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है उसकी भी एक जो नींव कहते हैं वो यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है, सो फाउंडेशन बनाई गई। सो 1919 एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देन द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है 1935 एक्ट, जिसको बोलते हैं कि जो मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द 1935 एक्ट। फिर आता है 1946, जहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया गया, एंड फाइनली इन 1947 व्हेन इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस, सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये आर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसके बाद तो 1950 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ जाएगा, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू कर देंगे, पर उससे पहले इन एक्ट्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्ट से। मैंने आपको बताया, बाकी आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स आपको पढ़ने की जरूरत है।
जो आपको बेसिकली वो लोग पूछते हैं। सो इसको हम गो थ्रू हो जाएंगे, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको जस्ट कुछ चीज़ें जो है इसमें याद रखनी है। देखिए ये कैसे हुआ शुरू एक्चुअली। तो आप देख रहे हैं कि 1765 में मैंने बोला कि जो कंपनी थी उसने हराया, ठीक है, 1764 में वो बैटल जीती, बैटल ऑफ बक्सर, दीवानी राइट्स ली। उसके बाद से 1773 तक वो क्या करते रहे, दे स्टार्टेड, एक तरह से करप्शन होता रहा और वो बहुत पैसा खाया, सबने बहुत पैसा लिया। क्योंकि एक होता है ना, अगर कोई पावर जो है वो कंट्रोल नहीं रहती है, उसका कोई कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है, तो कोई कंपटीशन नहीं रहता है, कोई ऑपोजिशन नहीं रहती है, तो वो जो है एक्सप्लॉयटेटिव बन जाती है। सो बेसिकली यही सब हुआ। तो जो कंपनी रूल था वो अपने, उन्होंने करप्शन किया, बहुत पैसे खाए, एंड फिर पैसे खा के भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसे डिमांड किया करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इस कंपनी को थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है। मतलब उन्होंने कंपनी से राइट्स नहीं लिया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन ना करो इंडिया की, आप करो पर हम आप पे कुछ रेगुलेशंस लगाएंगे। सो आप यहाँ पे देखिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ ये बोलती है हम कंट्रोल एंड रेगुलेट करेंगे जो भी आप इंडिया में कर रहे हो, ठीक है, उसको हम आपसे रूल नहीं ले रहे, हम सिर्फ आपको रेगुलेट करना चाहते हैं। सो इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो उसने बोला कि हम जानते हैं आप आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस हो चुके हैं आपके, ठीक है, सो उनको हम देखना चाहेंगे और उनको रेगुलेट करना चाहेंगे और वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं। सो अब है, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि जहां जहां पर, जैसे एक जगह पर एक प्रोविंस में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई गवर्नर जनरल बैठा है, एक कहीं कोई बैठा है, तो वो गवर्नर्स क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से चला रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, जैसे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास भी थे, इसी तरह गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही बनाया है, क्योंकि अभी पूरा इंडिया में तो कंपनी ने रूल हासिल नहीं किया है ना। तो अभी सिर्फ अभी बंगाल और जो उसके अलग अलग जो एरिया से जहां पर अभी कंपनी रूल करती थी, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। अब हमने कहा सेंट्रलाइज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। सो क्या किया उन्होंने, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड बंगाल थे, इन प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को उन्होंने सबॉर्डिनेट कर दिया, किसके, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, मतलब गवर्नर को जनरल बना दिया। सो अब उसको जनरल बना दिया ऑफ बंगाल ही, ठीक है। वो कौन बनाया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले ही गवर्नर था बंगाल का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ पसंदीदा इंसान भी था ये, तो इसीलिए उसको जनरल बनाया। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, ठीक है। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के बाकी सबको क्या कर दिया, इसके सबॉर्डिनेट कर दिया, भाई तुम छोटे हो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बड़ा है, ठीक है। एक 4 काउंसिल मेंबर भी बनाया, ठीक है, एक काउंसिल दे दी गवर्नर जनरल को कि हाँ आप इस काउंसिल के साथ ये आपका काम करवाएंगे और काम देखेंगे, ठीक है। कुछ और भी उन्होंने कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा, ठीक है, तो अभी बंगाल में ही सब कुछ हो रहा है, सो सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा आ रही है 1774 में, एक चीफ जस्टिस आ रहा है, 3 जजेस उसको आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि वो लोग करप्शन करते थे, ठीक है, तो उसने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि प्रोहिबिट किया जितने भी सर्वेंट्स थे कंपनी के, फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। ठीक है, तो मैंने बताया कि वो फुल ब्लोन करप्शन चल रहा था इस टाइम पे। तो अभी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये ट्रेड और इन सब में जो है नहीं, आप यू विल नॉट एंगेज, फाइन, करप्शन को रोकने की कोशिश करी। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया है, इट स्ट्रेंथन कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर, देखिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था कंपनी के ऊपर, जैसे किसी कंपनी में बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना, ऐसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था। सो अब यहाँ पर क्या होता था, ये गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि जो आप हैं, आप हमें, आपका कितना रेवेन्यू हुआ कंपनी का, कितनी उसके सिविल और मिलिट्री अफेयर्स क्या क्या चल रहे हैं, आप कहाँ जीत रहे हो, कहाँ हार रहे हो, आप वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। तो ये सब उन्होंने 1773 एक्ट में डाला, ठीक है। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपने कंट्रोल में, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की। फिर उन्होंने देखा कि जो उन्होंने चाहा था बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, कि उनको हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और गवर्नर जनरल बना देते हैं, वो सब वहीं रहा। बट उन्होंने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से उनको ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला।
तो उन्होंने थोड़ी सी अमेंडमेंट करी है, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट नहीं था, बेसिकली चार्टर एक्ट हर 20 साल पे आता था, ठीक है, 20 साल के लिए एक्सटेंड होता था हर बार। तो अगर नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता तो 1773 के बाद 93 में आया था नेक्स्ट चार्टर एक्ट, ठीक है। हमेशा 20 ईयर्स के लिए इनको वो हेल्प मिलती थी। ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे हर एक 20 ईयर्स पे जो आया, ठीक है। हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें वही पढ़ना है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली रेलिवेंट है। सो अभी जो है बेसिकली क्या आया 1784। 84 में क्या था, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपनी है उसके कमर्शियल और उसके जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। आपका कमर्शियल अलग है, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इससे ट्रेड कर रहे हो, आप ये बेच रहे हो, आप वो खरीद रहे हो, वो सब अलग है, और आपके पॉलिटिकल फंक्शंस अलग है। तो उन्होंने क्या किया, दे ब्रॉट इन अ सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट और डबल गवर्नमेंट। अब ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, एंड दिस इज एक्चुअली बेसिकली ये आपको पूछा जाता है कि जैसे सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट और ड्यूअल गवर्नमेंट भी बोला जाता है इसको, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, अंडर विच एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट था, आपको ये बस याद रखना है। सो जो हाईलाइटेड पोर्शन है आप उसको ही ज्यादा फोकस कीजिए। देन जो है ड्यूअल गवर्नमेंट हुआ तो मतलब क्या किया उन्होंने, एक नई बॉडी ही बना दी कि हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कुछ पूछेंगे ही नहीं, ये लोग हमें अच्छे से, मतलब हमें नहीं लग रहा है कि अच्छे से मैनेज कर पाएंगे ये। तो उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। तो उन्होंने कहा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो तो आप कमर्शियल अफेयर्स ही देखो, आप कंपनी चलाओ अच्छे से, ठीक है, आप इसकी ट्रेड करो, इसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाओ, वो सब करते रहो। तो हम जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं आपके, उसके लिए हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाते हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, इसको सुपरवाइज करना था सारे सिविल और मिलिट्री फंक्शंस, ठीक है, जो भी रेवेन्यूज एंड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। हाँ, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है इस एक्ट की, वो ये है कि जो कंपनी, अब देखिए ब्रिटिश की कोई टेरिटरी नहीं है इंडिया में, सारी टेरिटरी किसकी है, कंपनी ने खरीदी है, ठीक है। सो कंपनी की जो टेरिटरीज थी खरीदी है या फिर एक्वायर करी है, कंपनी ने करी है अभी सब कुछ। सो आप एकदम ऐसे मानो कि जैसे यहाँ से कोई कंपनी बाहर जाती है, आप मान लीजिए जैसे रिलायंस बाहर गई, फाइन, अब रिलायंस बाहर जा रही है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका में चली गई। अब अफ्रीका में जाके वो क्या करती है, वो पहले तो ट्रेडिंग कर रही है, बट फिर उसको लगा है कि मेरे हिसाब से मुझे तो टैक्स बड़ा पे करना पड़ता है ये सब। तो रिलायंस सोचता है कि हम इतने पैसे वाले तो हैं ही, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को खरीद लेते हैं या फिर इसको जीत लेते हैं, अगर कोई आएगा तो हम फाइट भी कर लेंगे। तो उन्होंने कंपनी ने अपनी आर्मी भी बनाई हुई थी, ठीक है। सो ये सब ऑलरेडी उनके पास था। तो इस तरीके से वो कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में, जो भी उन्होंने कंपनी ने एक्वायर करी थी, जैसे अगर रिलायंस अफ्रीका में टेरिटरीज, पर वो पहली बार उनको क्या बोला गया, ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया। तो अगर रिलायंस ने कुछ टेरिटरी ली है बाहर, ठीक है, बट हमें उसे कंट्रोल करना है, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर लाना है, या जैसे हम इंडियन गवर्नमेंट के अंडर लाते हैं उसको, तो उसमें जो है फर्स्ट टाइम जो पूछा गया, एक तरह से उसको बोला गया कि ब्रिटिश पोजेशंस हैं ये, ठीक है, ये आपकी कंपनी टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस बोला गया। ओके, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो वो कंपनी को क्या कर रही है, काबू करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो एक्सेसिवली पावरफुल होती जा रही थी, ठीक है। एंड जो अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर कंपनी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती तो कल को वो यूनाइटेड किंगडम में भी जो है कू करा सकते थे और कुछ भी करा सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी उनके मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो बैठे ही होते थे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था। तो ये चीज वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ये एक्सेसिवली पावरफुल हो रही है, तो इसको अभी काबू करने की जरूरत है। फिर क्या आता है, फिर एक और चार्टर एक्ट आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, ये है फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया 1773 में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुई, कि जो बॉम्बे और जो मद्रास के गवर्नर्स थे उनको बोला भाई तुम सबॉर्डिनेट हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और 1833 में क्या किया, दे वर डिप्राइव्ड, ठीक है, द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स ही छीन ली। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। तो अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन किस चार्टर एक्ट के तहत आया, जब है कि प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन कर दी गई थी, तो वो आया था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, ठीक। तो अभी हमने बेसिकली 1773 पढ़ा है, 84 में तो जस्ट अमेंडमेंट ही हुई है, और हमारा दूसरा चार्टर एक्ट हम पढ़ रहे हैं 1833, ठीक है। देन इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही चेंज करेंगे, चार्टर एक्ट है तो कुछ ना कुछ वो चेंज नाम वगैरह का करेंगे। देखिए 1784 कोई चार्टर एक्ट नहीं था, तो उसमें कोई नाम वगैरह का चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे चेंज होगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, किसको बनाया था, इट वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स, फाइन। सो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोलेंगे हम, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
तो इसीलिए भी इसको बोल रहे हैं फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब बोला जा रहा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसमें कौन कौन सी पावर्स दी जा रही है उसको? ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिक। तो वॉरेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। विलियम बेंटिक था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? ठीक है। अब जो एक्ट है अब वो उसने बना दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जब सब कुछ इंडिया इंडिया हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेगा, अब गवर्नमेंट ऑफ बंगाल नहीं रह रही है, ठीक है। एंड हैविंग अथॉरिटी ऑफ एंटायर टेरिटोरियल, जो भी एरिया था जो भी ब्रिटिश ने, क्योंकि अब तो पिछले वाले उसमें तो ब्रिटिश पोजेशंस बोल ही दिया ना, तो वो सारे एरिया को उसने बोल दिया दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन जो है ये हमने बोल दिया सेंट्रलाइजेशन, मतलब उनको बॉम्बे और मद्रास में जो भी गवर्नर्स थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको क्या दिया गया? एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर दी एंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो ये देखिए एंटायर, एंटायर मतलब सारा, तो इसलिए सबकी हो गई सेंट्रलाइजेशन। सबको काबू, पूरे के पूरे इंडिया में जहां भी इनकी टेरिटरीज थी ब्रिटिशर्स की, उसको कौन काबू करने वाला था? अब दिस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस वन मैन को पूरी जो है उसको पूरी आपकी पावर दे दी गई है, पूरा सेंट्रलाइजेशन हो गया है, कोई बॉम्बे मद्रास कुछ अलग नहीं है, सब अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर है। अब जो लॉज बनाए जा रहे थे, पहले उनको रेगुलेशंस कहा जाता था, क्योंकि अब गवर्नमेंट बना दी है ना इंडिया की, तो अब उनको क्या बोला जाएगा? एक्ट्स। जो भी गवर्नर जनरल या उसकी काउंसिल जो पास करेगी उन सबको बोला जाएगा एक्ट्स, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है, ठीक है। तो अभी भी कंपनी रूल ही चल रहा है, पर वो प्योरली क्या बन चुकी है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब उसको एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान रखना है, रेवेन्यू पे ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि अगर उसने एक ट्रेडिंग कंपनी हट गई है, वो मतलब एक कमर्शियल जो है उसने काम बंद कर दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर भी वो बहुत उन्होंने जो है एक्सप्लॉइट किया है, क्योंकि वो टैक्सेस लगाते थे, ठीक है। जैसे आपने लगान मूवी तो देखी ही है, तो इस तरीके से बहुत एक्सप्लॉइटेशन वो फिर भी करते रहे। तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के आप ये मत समझिए कि उन्होंने बहुत अच्छी गवर्नेंस देना शुरू कर दिया इंडिया को, नो। उन्होंने प्रॉपर ऐसे इस तरीके के टैक्स लगाए कि अभी भी जो है पैसा उनके हाथ में ही जाए, ठीक है। सो तरीका अलग है पर मकसद वही है बेसिकली। तो अभी सिर्फ वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं। Now it provided that the company's territories in India were held by in trust office और मैजेस्टी, ठीक है। जो भी वहां पर किंग थे उनके अंडर था अब जो कंपनी की सारी टेरिटरीज हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक बहुत हाई वैल्यूड एक पोजेशन था ब्रिटिशर्स के लिए। वहां से इतना रेवेन्यू जनरेट होता था, इतना उन्होंने मतलब कहते हैं ना पूरा खुल के उन्होंने अच्छे से एक्सप्लॉइट किया, अच्छे से लूटा है। तभी तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हम बात करते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की गया था, प्रॉपर एक मैकेनाइज्ड वे में इकोनॉमिकली हमने देखा है किस तरीके से ड्रेन किया गया हमें। सो वो प्रॉपर उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा। फिर ये है आपका फाइनल एक्ट, ठीक है। दिस वाज द लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके बाद कोई कंपनी रूल के लिए कोई चार्टर नहीं आया, फिर डायरेक्टली सीधा 1858 का जो है गुड गवर्नमेंट एक्ट आया था, जो कि 1857 बीच में रिवोल्ट हो चुका। उसके बाद रिवोल्ट के बाद तो उन्होंने बोल दिया कंपनी के बस का नहीं है, हमें डायरेक्ट कुछ करना पड़ेगा। सो इस जो है अब ये था आपका लास्ट चार्टर एक्ट, मतलब अभी जो कंपनी को लास्ट एक तरह से कुछ किसी तरीके से उनको बोला जा रहा है, ठीक है। सो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या है? दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज, ठीक है। चार्टर एक्ट्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करे थे कंपनी के लिए, इट वाज द लास्ट वन। इट वाज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। क्यों? क्योंकि इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक। अब आप सबसे पहले देखिए, हमने पहले बात करी है जो हमारा ये वाला एक्ट है कि जो हमारा 1784 था, उसमें कंपनी जो था ना उसके कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग किया था। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, उसको पॉलिटिकल फंक्शंस दे दिए थे। फिर क्या आ गया? फिर तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बना दिया। किसने बनाया? 1833 ने। 1833 गेव द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है 1833 इस हिसाब से। सो अब तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बन गया है, तो अब तो कमर्शियल और उसका तो कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो इसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के भी दो फंक्शंस कर दिए, ठीक है। सो पहले कंपनी थी, ठीक है, कंपनी थी। फिर उसके थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि सारी चीज देखा करते थे, ठीक। फिर जो है 1773 में इसको रेगुलेट करने की कोशिश करी गई। फिर इसके बाद में 1784 में इस कंपनी की उसको डिवाइड कर दिया कि भाई आप अपना मिलिट्री फंक्शन सॉरी आपका मिलिट्री फंक्शन एंड सिविल रेवेन्यू अलग चलेगा एंड कमर्शियल अलग चलेगा, ठीक है। कमर्शियल और रेवेन्यू ये कोई और दिखेगी। ये 1784 में किसको दे दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। कमर्शियल कहा आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही रखो। फिर उसके बाद में क्या हुआ?
देन आपका नेक्स्ट 33 है, तो 33 में तो सेंट्रलाइजेशन कर दी है, अब तो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बना दी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दी, तो अब क्या है, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो है उसको भी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी, वो आपकी प्योरली क्या बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही अब पार्ट 2 जो है उसमें क्या किया कि इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी दो फंक्शंस हैं, ठीक है। एक होगा इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन जिसमें जो है बिल्स पास करेगी, एक होगा इसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जैसे आज हमारे पास है, ठीक है। एक हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि है पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव जो कि हमारी जो यूनियन कैबिनेट होती है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज योर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सब। लेजिस्लेटिव आपकी पार्लियामेंट। सो ये इन्होंने यहाँ से डिवाइड कर दिया। सो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है कि फर्स्ट टाइम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंक्शंस को दो भाग में डिवाइड किया गया। फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई उसमें 6 नए मेंबर्स ऐड किए गए, ठीक है, क्योंकि नई चीज बनाई है तो यू विल हैव मोर मेंबर्स। तो अब इसको बोला गया सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं बोला, ठीक है। तो इसका और क्या नाम था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो इट इज लाइक, मतलब एक छोटी मिनी पार्लियामेंट आप इसको बोलोगे, ठीक है। सो इट वाज लाइक अ मिनी पार्लियामेंट, ठीक है, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे बिल पास होता है वो सब होता है, ठीक है। वो इस तरीके के जो काम है अब वो लॉ वाले अलग करेंगे और एग्जीक्यूटिव वाले अलग करेंगे। नाउ लेजिस्लेशन वाज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आपको लॉ बनाना एक अलग चीज होती है, सो दैट इज सेपरेट। नाउ इसमें क्या था कि ओपन कंपटीशन रखा गया। अब आप जिसकी तैयारी कर रहे हो लाइक सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो ओपन कंपटीशन रखा गया, इसमें इंडियंस भी पार्ट ले सकते थे, और इसीलिए एक मैकॉले कमेटी बनाई गई, ठीक है, जो कि कमेटी थी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस। इट वाज अपॉइंटेड इन 1854। ये आपको एज इट इज अगर दे कैन आस्क यू कि किस कब बनाई गई, तो टाइम और ये सब जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको बार बार देखेंगे, आप रिवाइज करेंगे, ये हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। बेसिक जो फंडा है दैट इज रिवीजन, रिवीजन करते रहो, वो बार बार आप कोई चीज पढ़ते हो ना, वो उसका ऑब्वियसली आपको दिमाग में वो रह जाती है फिर, ठीक है। अगर आप छोड़ दोगे एक बारी में फिर प्रॉब्लम है। सो मैकॉले कमेटी बनाई गई थी इसी के लिए। नाउ एक्सटेंडेड कंपनीज रूल एंड अलाउ इट टू रिटेन पोजेशंस, कि आप जो है कंपनी का रूल एक्सटेंड करते हैं हम, और आप ब्रिटिश पोजेशंस रखो। पर ये ऐसा चार्टर था जिसमें ये नहीं बोला गया, क्योंकि हर चार्टर में बोला जाता था नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए आपको मिलता है, नेक्स्ट 20 ईयर्स, इसमें ऐसा नहीं बोला गया। तो इसलिए एक तरीके से ये ऑलरेडी शो हो चुका था कि 1853 के बाद जो कंपनी का रूल कभी भी ले लिया जा सकता है वापस। सो इसने फर्स्ट टाइम क्या किया था, लोकल रिप्रेजेंटेशन की जो आप है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ये बनाई है ना, इसमें आप जो है लोकल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि अभी जो कंपनी रूल था। सो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड्स हियर, ठीक है। सो 1853 के चार्टर के बाद क्या हुआ, 1857 आया, ठीक है। 1857 क्या था, रिवोल्ट, ठीक है। सो यहाँ पर आता है ग्रेट रिवोल्ट, और उसके बाद में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल एक तरह से हिल जाती है कि इतना बड़ा रिवोल्ट कैसे कर गए ये लोग। और फिर उसके बाद में क्या करती है वो एक अनदर चीज लाती है, मतलब काम उसने वही करना है जो वो कंपनी से भी काम निकलवा रही थी, अभी भी वो वही काम करवा रही है, बट उसका तरीका अलग हो जाएगा, उसका मोड अलग हो जाएगा। सो अब 1857 गया, ठीक है, रिवोल्ट हो गया, उन्हें पता चल गया कि ठीक है हम जो भी कर रहे थे वो सब इनको नहीं पसंद आया, इनको दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।